नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा A to Z जितना भी दिया हुआ है शुरू से अंत तक। इस एडिटोरिया की बुक में जितना दिया हुआ हम सब पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर आंकड़े बताऊँगा, उसके बाद हम लोग जिस तरह से इस बुक में दिया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में दिया हुआ है वन लाइनर फैक्ट्स के तौर पर, ओके, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और मैं बिहार बजट से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस खुद से बना रहा हूँ, लिख के बना रहा हूँ। टाइप करने का मेरे पास क्वेश्चन समय नहीं होता तो मैं लिख के ही बना रहा हूँ। और सिर्फ आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चंस होगा, उसमें ना योजनाएं वगैरह नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आंकड़े होंगे। और आंकड़े आधारित क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत आती है तो वो उससे दूर हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ भी बिहार के लिए हमने शुरू किया है। टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ 28 अगस्त ही। जब आयोग बता देगा 28 अगस्त से आगे गया है तब हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ आगे चला गया। सबसे पहली चीज़ आज तक आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे। सबसे पहले मुझे ये बता दो, आप सब में से कोई भी बता सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? क्या होता है ये बताओ इकोनॉमिक सर्वे, और क्यों जारी करती है सरकार इसको, है ना? और कब जारी करती है? तो बजट के सत्र जो शुरू होता है उससे ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी, है ना? तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो क्या होता है? इसमें 3 वर्षों का विवरण होता है। किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र सरकार का, किसी भी सरकार का इसमें 3 वर्षों का विवरण होता है। जो वर्ष बीता हुआ, जो अभी वर्तमान है और जो वर्ष आएगा। 3 वर्षों का विवरण, यानी कि ठीक पहले का वाला साल, अभी जो वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है वित्तीय वर्ष वो, और ठीक आने वाला साल। पिछले साल हमने कितना क्या व्यय किया है, कितना क्या खर्चा किया है, इस साल हम कितना व्यय करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, और आने वाले साल में हमारा लक्ष्य क्या है। यही 3 चीज़ मूल रूप से इकोनॉमिक सर्वे का भाग होता है। आज पता चला होगा बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, समझ रहे हो ना? और ये क्यों जारी करती है सरकार? कोई भी आदमी, जैसे आपका ही घर है, आपके घर का एक बजट होगा, आप क्या करोगे? आप कंपेयर करोगे बैठ के किसी दिन कि हमने पिछले महीने, आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर करो कि पिछले महीने आपने कितना व्यय किया, कितना आपके घर से आता है, इस महीने आप कितना व्यय करेंगे और कितना बचाएंगे आप, और अगले महीने की आपकी प्लानिंग क्या है। कोई किताब खरीदना है या कहीं घूमने जाना है या कुछ खाना है या कहीं कुछ और भी करना है, तो अगले महीने का आपका लक्ष्य क्या है निर्धारित। कहीं एग्ज़ाम देने दूर जाना है, तो ये क्या है? इन सब को जो आप एक नोट डाउन करेंगे, एक डायरी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा। समझ गए ना? चलो शुरू करते हैं। तो 22 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। 21-22 का है ये आर्थिक सर्वेक्षण। इस आर्थिक सर्वेक्षण कुल 13 अध्यायों में बांटा गया है। आपको मास्टर लोग यूट्यूब पर ये करवा रहे होंगे कुल कितने अध्याय बांटा गया है? 13 अध्याय में बांटा है। कभी पूछेगा ये बीपीएससी, बताओ मुझे। अध्याय 1, बिहार की अर्थव्यवस्था। जीएसडीपी क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी होता है भारत का, वैसे ही राज्य के लिए क्या जुड़ जाता है? इसमें बस स्टेट शब्द जुड़ जाता है। जीडीपी क्या होती है ना? वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन स्पष्ट रूप से धीरे धीरे समझ के चलेंगे। जीडीपी क्या होती है आप सब में से बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। किसी एक वित्तीय वर्ष में, पहले कीवर्ड क्या? एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर, एक शब्द पकड़ना, घरेलू सीमा के भीतर देश के निवासियों द्वारा, नागरिक नहीं लिखा है मैंने, निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होता है? जीडीपी। किसी एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो अब देश है तो उसकी जगह राज्य कर दो तो राज्य का निकल आएगा, है ना? मूल रूप से यही होता है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। तो बिहार का
GSDP 618.63 हज़ार करोड़ रुपए है। वर्तमान मूल्य का मतलब क्या होता है? नॉमिनल, मतलब कि इसको जो चालू मूल्य है, अभी जो वर्तमान में वर्ष चल रहा है, चालू मूल्य के आधार पर हमारे राज्य का GDP कितना है, समझ रहे हो ना? चालू मूल्य के आधार पर, करेंट जो प्राइस है उसके आधार पर हमारे राज्य का GDP कितना है, वो क्या होता है? नॉमिनल या वर्तमान मूल्य लिखा हुआ है। स्थिर मूल्य क्या होता है? GDP निकालने के लिए हमेशा एक आधार वर्ष माना जाता है। आधार वर्ष के आधार पर हमारे राज्य का GDP कितना है वो क्या होता है? तो वो स्थिर मूल्य पर GDP नापते हैं, उसको स्थिर मूल्य बोलते हैं, फिक्स्ड प्राइस पर। और वर्तमान मूल्य पर, ये चालू मूल्य पर नापा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ 618.63 करोड़, 2011-12 में 419.68 करोड़ था। बिहार का NSDP, GDP से NSDP जब ग्रॉस से नेशनल पर जाते हैं तो डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ओके, तो 566.47 हज़ार करोड़ है और ये 379.55 हज़ार करोड़ रुपए था। प्रति व्यक्ति GSDP अभी कितना है? अगर आपसे BPSC में एक क्वेश्चन पूछ सकता है तो 55,555 रुपये है, 50,555 रुपये है अभी वर्तमान में। उस समय का मत याद रखना। प्रति व्यक्ति NSDP कितना है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NSDP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GSDP का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रति व्यक्ति पर कितना है? तो 46,292 रुपये है। ये कैसे निकालते हैं? अगर आप बिहार के NSDP को बिहार की आबादी से डिवाइड करोगे तो प्रति व्यक्ति NSDP निकल आएगा। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2021 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना था? 2021 की बात कर रहा है। मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमिक सर्वे में पिछले एक साल का, इस साल का और अगले साल का लक्ष्य तय किया जाता है ना? तो पिछले साल कितना था? तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा आपको पता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी होता है। प्राइमरी यानी कि खेती और प्रकृति से जुड़े हुए जो भी उद्योग होते हैं वो डायरेक्ट प्राइमरी होता है। सेकेंडरी में विनिर्माण होते हैं। प्राइमरी चीज़ों को जब हम प्रोसेस करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर आता है। और टर्सरी होता है मुख्य रूप से सेवा। चौथा सेक्टर के बाद पाँचवां सेक्टर भी होता है, छठा सेक्टर भी होता है, सातवां सेक्टर भी होता है। आगे आगे बढ़ते जाते हैं अलग अलग लेवल पर, है ना? मुख्य रूप से 4 होता है, 5 होता है। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं वो 5वें सेक्टर में आते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? 19.2%, द्वितीय क्षेत्र का 19.5% और तृतीय क्षेत्र का 61.2%। यहाँ पर आपको सीधा सीधा BPSC क्या क्वेश्चन पूछेगी कि राज्य के GDP में सबसे अधिक भाग किस चीज़ का है? तो सेवा सेक्टर का है। आपको जवाब देना है। राज्य के GDP में लगभग में द्वितीयक सेक्टर जो है वो प्राथमिक सेक्टर के बराबर ही है, तो बिल्कुल सही है। 19.2% प्राइमरी है और 19.5% मात्र विनिर्माण है, यानी कि बिहार में विनिर्माण सेक्टर बहुत ही कमज़ोर है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर कितनी रही है? 16-17 से 20-21 की बात कर रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 2.3%, द्वितीय की 4.8% और तृतीय की 8.5% रही है। वर्ष 19-20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति GSDP वाला जिला कौन सा रहा? पटना के लोगों की आय 2019-20 में सबसे अधिक थी। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पटना के लोगों की आय अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा थी। और सबसे कम कौन सा रहा? तो शिवहर जिला रहा। सबसे अधिक पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय 1.31 लाख रुपया है। 3 लाख रुपया है प्रति व्यक्ति आय पटना की। और शेखपुरा शिवहर की कितनी है? मात्र 19,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। क्या शिवहर में हर आदमी 19,000 कमाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे निकालते हैं? तो शिवहर का जो जितना होता है कुल टोटल, उसको हम डिवाइड कर देते हैं शिवहर की आबादी से, तो निकल आता है शिवहर का प्रति व्यक्ति आय। समझ रहे हो ना? आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाला पटना और दूसरे स्थान पर बेगूसराय। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम में शिवहर है, दूसरे पर अररिया है। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर और दूसरे। पेट्रोल का सबसे कम खपत बांका और शिवहर। डीजल का शेखपुरा और पटना। ये सब हमें नहीं याद रखना है, बेकार की चीज़ें हैं ये। सबसे ज़्यादा रसोई गैस का खपत कहाँ पर हुआ? तो पटना में। और सबसे कम बेगूसराय में हुआ है। रसोई गैस का दूसरे नंबर पर बेगूसराय है। रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया और किशनगंज में हुआ है। ओके, पटना जिले का प्रति व्यक्ति GSDP सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति GSDP के लगभग में 7 गुना अधिक है। जो शिवहर के प्रति व्यक्ति का GSDP आय है उसकी तुलना में पटना के प्रति व्यक्ति की आय 7 गुना ज़्यादा है। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच बिहार की वार्षिक मुद्रास्फीति दर
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2.8%, शहरी के 4.9% और समग्र रूप से बिहार का 2020 से 2021 के बीच मुद्रास्फीति कितनी रही, यहाँ पर थोड़ा ब्लर है, 3.1% मुद्रास्फीति रही। मुद्रास्फीति क्या होती है? मूल रूप से महंगाई ही होती है। महंगाई को क्या बोलते हैं? सामान्य अर्थों में समझा रहा हूँ, मुद्रास्फीति अलग चीज़ होती है। महंगाई को क्या बोल देते हैं हम? मुद्रास्फीति ही बोल देते हैं, मुद्रास्फीति बोल देते हैं। ओके, नोट, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर बिहार में भारत से कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बिहार की मुद्रास्फीति भारत से अधिक रही थी। समग्र रूप से इन्फ्लेशन कितना था बिहार में? 3.1%, 3.1%। अध्याय 2, राज्य की वित्त व्यवस्था। वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना था? तो 1,65,696 करोड़ गत वर्ष की अपेक्षा 13.4% बढ़ गया। 2021 जो इकोनॉमिक ईयर था उसमें पिछले साल की तुलना में 13.4% ज़्यादा खर्च करना पड़ा। आपको पता ही है, कोरोना का काल था, आय सरकार की कम थी, लेकिन खर्च उसको बहुत ज़्यादा करना पड़ा था, वही वाला साल है। पूंजीगत व्यय 26,203 करोड़ रुपए, 30% के करीब पूंजीगत व्यय बढ़ गई थी बिहार सरकार की, और राजस्व व्यय में भी 10.7% की बढ़ोतरी हुई थी। 1,39,493 करोड़ रुपए थी, 10.7% की बढ़ोतरी हुई थी। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। वर्ष 2021 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां कितनी थी? तो 1,64,903 करोड़ रुपए 2021 ईस्वी में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां थी। कुल जो सरकार ने कमाए ना, वो कितना था? 1,64,903 करोड़, जिसमें पूंजीगत रूप से कितना प्राप्त किया था उसने? तो 36,735 करोड़, और राजस्व यानी कि विभिन्न तरह के कर वगैरह से कितना प्राप्त किया था? 1,28,168 करोड़ रुपए प्राप्त की थी, और दोनों में ही वृद्धि हुई थी। पूंजीगत आय में 25.9% की वृद्धि हुई है बिहार सरकार की 2021 वर्ष में। अगले पर चलते हैं। डेटा ज़्यादा आएगा और आपको क्या करना है? डेटा को संभाल के नोट डाउन करना है, या कहीं भी इस PDF मिलेगा तो इसको 3 से 4 बार PDF को पढ़ना या वीडियो देखना। यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और आंकड़े आधारित मैक्सिमम लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं अलग अलग इंस्टाग्राम पर भी कि करवा दीजिए, क्योंकि गलत होते हैं लोगों के, है ना। अगला है कि 2021 में कुल GSDP का 26.8% हो गया था व्यय। कुल व्यय GSDP का, जितना हमारा स्टेट का GDP है उसका व्यय कितना हो गया था? 26.8%। 2019-20 में GSDP का मात्र 23% था, यानी कि लगभग में 3% के करीब में हमारा जो खर्च है वो बढ़ गया था। अगला है कि वर्ष 2021 में राजस्व लेखे में क्या सब हुआ? सामान्य सेवाओं पर 46,000 के करीब में खर्च किया, सामाजिक सेवाओं पर 63,000 के करीब में खर्च किया, और आर्थिक सेवाओं पर 29,445 करोड़ रुपए खर्च किया था हमने। तो क्या पूछेगा आपसे कि सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज़्यादा व्यय किया है? वो आपसे क्या पूछेगा कि 2021 के वर्ष में किस सेवा पर सबसे अधिक व्यय किया गया था? तो सामाजिक सेवाओं पर ही किया गया था। 63,808 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था, और इसमें बढ़ोतरी हो गई थी उस समय। 2021 में पूंजीगत लेखे में कुल प्राप्ति 29,175 करोड़ रुपए की हुई थी। ओके, अगला है कि 2021 में कुल पूंजीगत व्यय कितना हुआ था? तो 26,203 रुपये का व्यय हुआ था। 26,203 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। 2021 ईस्वी की बात कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है? पिछले साल का, वर्तमान का और अगले साल का लक्ष्य होता है। 2021 में पूंजीगत परिव्यय कितना था? 18,209 करोड़ के रुपए में करीब में पूंजीगत रूप से परिव्यय किया गया था। बिहार को केंद्र सरकार से संसाधनों का कुल अंतरण 2021 में 98,000, मतलब केंद्र सरकार ने कितना मदद किया? 98,128 करोड़ रुपया था केंद्र सरकार का उस साल में मदद बिहार सरकार को, राजस्व रूप में या अनुदान के रूप में, किसी भी रूप में 98,128 करोड़ के आसपास। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी 2021 में 2,27,196 करोड़ रुपया था, जो GDP का लगभग में 36.7% है। देनदारी क्या होता है? जो बिहार सरकार को देना होता है वही है 2,27,196 करोड़ रुपए। संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण लोक ऋण की देनदारी वर्ष 2021 में कुल देनदारी का 78% थी। बढ़ गया है बहुत ही ज़्यादा ऋण। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन पढ़ते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। राजस्व घाटा जो है सीधा सीधा आपसे पूछेगा, राजस्व घाटा 2021 ईस्वी में कितना था? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में आपको लिख के दिया है।
तो 19-20 ईस्वी में 1784 करोड़ था और यहाँ पर देखो 11,325 करोड़ हो गया 20-21 में। ये भारत के यूपीएससी के लिए भी जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें क्या लिखते हैं कि भारत के सभी राज्यों का जो राजस्व घाटा बढ़ा है ना, ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा है। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट निगेटिव हो सकता है। राजस्व घाटा है ये। अगला है राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो 14,725 करोड़ से बढ़कर 29,827 करोड़ हो गए, लगभग में 2 गुना से भी ज़्यादा। प्राथमिक घाटा 3,733 करोड़ हो गया और पहले था और अभी कितना हो गया 17,343 करोड़। बाप रे, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। 5 गुना 6 गुना बढ़ रहा है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। इस डेटा को जरूर लिख के रखना, पूछ सकता है आपसे। डेटा कैसे याद करते हैं, जैसे एग्ज़ाम के लिए सेंटर पर आप गए हैं तो सेंटर में जाने से पहले जब आप वेट कर रहे होते हैं बाहर, तो उस समय डेटा को एक बार रिवाइज कर लिया करो। वही सबसे सटीक समय होता है। उस समय अगर आप रिवाइज करके जाएंगे और तुरंत एग्जाम में जाएंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको झट से कर लेंगे। अगला है कृषि और सहवर्ती क्षेत्र। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर कि कृषि के क्षेत्र में कितना क्या प्रदर्शन रहा। गत 5 वर्षों में 16-17 से 20-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दर 2.1% रही थी। सबसे पहली चीज़ आपसे यही पूछेगा, 5 वर्षों में कृषि की बढ़ोतरी दर कितनी रही, 2.1%। पशुधन की वृद्धि कितनी हुई है, 10%। मत्स्य पालन में वृद्धि हुई है 7%। 20-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन कितना परसेंट रहा, 19% के आसपास रहा। जो ग्रॉस जीडीपी GSBA जो होता है उसमें कितना परसेंट बढ़ा, तो 19% के लगभग बढ़ा है। अच्छा है कृषि का प्रदर्शन। अगला है 2012 से अब तक बिहार राज्य ने कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं, तो बिहार राज्य ने 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। वर्ष 20-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन अनुमानित है, तो अनुमानित था उस समय तो 17.95 लाख टन। गत 3 वर्षों में 18-19 से 20-21 चावल की वृद्धि 9.6%, मक्का की वृद्धि 5% के आसपास हुई है। हमें ये डेटा नहीं याद रखना है। अगले पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। यहाँ से आपके 1 लाइनर के फॉर्मेट में आने लगे क्वेश्चंस। तो 13 जिलों में जैविक पट्टी को विकसित कर रही है और ये गंगा किनारे वाले मैक्सिमम जिले हैं। आर्थिक सर्वे 20-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है, तो राज्य के 23 जिले में चलाई जा रही है। अगला है कि कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो 15 जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला है कि बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है, बिहान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार वर्ष 19-20 में सकल फसल क्षेत्र इतना था, इसको हमें नहीं याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लक्ष्य क्या रखा गया है, पारस्परिक जल स्रोतों को बहाल करना, जो पारंपरिक जल स्रोत जैसे तालाब थे, जैसे पहले के कुएं थे, उनको जीवित करना फिर से, है ना, क्योंकि वो अगर मर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा तबाही आ सकती है। नए जल स्रोतों का निर्माण करना, नए नए तालाब खुलवाना, हैंडपंप लगवाना वगैरह वगैरह। जल संग्रहण और भंडारण संरचनाओं का विकास करना, जहाँ पर जल भंडार यानी कि तालाब वगैरह बनाना। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में मांस का उत्पादन 3.85 लाख टन हुआ है। यहाँ से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं। मछली का उत्पादन 6.83 लाख टन, अंडा का उत्पादन 301.32 करोड़ और दुग्ध का उत्पादन 115.01 लाख टन के करीब में दूध का उत्पादन हुआ है। इस डेटा को जरूर याद रखना। और ये 20-21 की बात कर रहा है, 20-21 की बात कर रहा है। ओके। बिहार को वर्षा, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार को वर्षा, तापमान और मिट्टी के आधार पर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो 3 में विभाजित किया जाता है। उत्तर पश्चिम का जलोढ़ का मैदान, जैसे बिहार बनाया मैंने, उत्तर पश्चिम का जलोढ़ का मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ का मैदान, दक्षिण बिहार का जलोढ़ का मैदान, यही 3 भाग में बांटा गया है। बिहार के कुल भू क्षेत्र में शुद्ध बुआई का क्षेत्र कितना है, 54.2%। VVI सारे ये डेटा।
यहाँ से पूछेगा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितनी है, तो 23.1%, प्रति भूमि है 12.7%, वन है 6.6%, और अकृष्य भूमि वर्तमान में प्रति छोड़ा हुआ भूमि 2.9%, और कृष्य ऊसर भूमि जो होते हैं वो लगभग में 0.5% के आसपास में है। तो ये बिहार के कुल भू क्षेत्र हैं, इसको ज़रूर याद रखना, इसको लिख के चिपका लेना। अगला है कि वर्ष 1920 में किन दो जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था, यानी कि उस जिले में अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो लगभग में 80 एकड़ के ज़मीन पर वहाँ पर बुआई किया गया। तो कौन से ऐसे ज़िले हैं, बक्सर और भोजपुर। अगला है कि फसल सघनता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो शिवहर जिला है, वहाँ पर सर्वाधिक फसल सघनता है। और फसल सघनता सबसे कम कहाँ पर है, तो गया में है। सबसे कम कहाँ फसल सघनता, तो गया जिले में, सबसे अधिक तो शिवहर जिले में। इसको जरूर याद रखना आप लोग। वर्ष 2021 में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलेवार आंकड़े कितने हैं, उसको देख लेते हैं। चावल में रोहतास टॉप पर है, और सर्वाधिक उत्पादकता अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चावल की उत्पादकता को देखें हम, तो पश्चिमी चंपारण है। ओवरऑल अगर हम चावल के कुल मतलब क्वांटिटी को देखें तो रोहतास में ज़्यादा उत्पादन हुआ है, लेकिन पर एकड़ में, पर हेक्टेयर में कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ है उसके मामले में पश्चिम चंपारण टॉप पर है। इसी तरह से गेहूं में रोहतास यहाँ पर टॉपर है, लेकिन उत्पादकता में बेगूसराय टॉप पर है। मक्का में कटिहार टॉप पर है, लेकिन उत्पादकता में अररिया जिला टॉप पर है। दलहन में पटना जिला उत्पादन में टॉप पर है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है प्रति एकड़ के हिसाब से, तो जहानाबाद में होता है। वर्ष 2021 में कुल फल उत्पादन सर्वाधिक 3 फल उत्पादित कौन से हैं, केला, आम और अमरूद टॉप पर है। सबसे पहले बनाना आ जाएगा, फिर दूसरे पर मैंगो आ जाएगा, और तीसरे पर जी आ जाएगा, गुआवा। ओके। 2021 में विभिन्न मद के उत्पादित आंकड़े, फल से 50.02 लाख टन उत्पादन हुआ है, फूल का 11.14 लाख टन, सब्जी का 179.05 लाख टन। ईख का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है, अकेले इसका योगदान 53% है। बिहार का 53% ईख पश्चिम चंपारण में उत्पादन होता है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में, पूरे बिहार का 48% लीची मुजफ्फरपुर में ही उपज जाता है। ऊन का कुल उत्पादन 1.7 लाख किलोग्राम है बिहार में। बिहार 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी, 365.4 लाख। और 2020-21 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत किसकी हुई है, तो हमेशा ही यूरिया की खपत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी में ना नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ओके। यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ पर हुई है, तो रोहतास ज़िले में सबसे ज़्यादा यूरिया की खपत हुई है। आपसे यहीं पर इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो पोटेशियम होता है कि सर्वाधिक खपत कहाँ पर हुई है, तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा और शिवहर जिला में सबसे कम हुआ है। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना। उद्यमिता का क्षेत्र 15-16 से 19-20 के बीच अब कृषि से हम उद्यमिता पर आ गए। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बिहार का 20.3% से 20.1% हो गया है, घट गया है। भारत का 31.6 से 29.6% हो गया, घट गया है 19-20 तक आके, है ना। बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, वर्ष 20-21 में इनमें 10 चीनी मिलें चालू थी, है ना। और अगला है, इसमें से 10 चालू कैसे हो जाएंगे, 10 बंद थी ना, बहुत सारी बंद है यहाँ पर, एक बार चेक जरूर करना है इसको। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ है, तो 46.22 लाख क्विंटल जो है वो चीनी का उत्पादन हुआ है। यहाँ पर ब्लर था बुक में ही। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 के अनुसार कॉम्फेड के खुदरा बिक्री द्वारा बेचे गए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद कौन सा है, तो कॉम्फेड जो होता है वो सबसे ज़्यादा दूध को ही बेचता है, सहकारी संघ है। वर्ष 20-21 में दूध की बिक्री प्रतिदिन कितनी हुई है, तो 15.22 लाख लीटर। पूरे बिहार में एक दिन में 15.22 लाख लीटर दूध बिक जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन कौन से हैं, तो इथेनॉल का उद्योग सबसे ज़्यादा आकर्षक का है, दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण का, और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा का उद्योग। अगला है कि दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र के कितने इकाइयों को प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हुई है, 159 इकाइयों को प्राप्त हुई है।
बिहार में कुल निवेश में इसका हिस्सा 57% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 में खनिजों से बिहार सरकार का राजस्व संग्रहण कितना हुआ है, तो 1708.9 करोड़ रुपया हुआ है। पिछले 5 वर्षों में 172% की वृद्धि हुई है। खनिज से हमने कितना कमाया है, तो 1708.9 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने कमाया है। बिहार में मलबरी, ये सारे सिल्क के अलग अलग प्रकार हैं, इनको जरूर याद रखना। रेशम के मलबरी सिल्क, तसर और आंडी तीनों प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है। आपसे पूछ सकता है कि बिहार में निम्न से कौन कौन सी जो रेशम है इनका उत्पादन किया जाता है, तो आंडी और अंडी, तसर और मलबरी। अंडी, तसर और मलबरी, इन तीनों सिल्क का उत्पादन होता है बिहार में। वर्ष 2021 में मलबरी रेशम का उत्पादन 2 टन, तसर का 47 टन, इसको नहीं याद रखना, इतना नहीं पूछता है। मलबरी रेशम का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, इन जिलों के एक बार जरूर ध्यान से रखना। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में मलबरी रेशम का उत्पादन होता है। तसर रेशम का उत्पादन बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में। अंडी रेशम का उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देसी और विदेशी मिला के कितना था, 59.5 लाख पर्यटक बिहार में आए। देसी और विदेशी पर्यटक मिला के कुल पर्यटक की बात कर रहा है। 2019 में इनकी संख्या 350.8 लाख थी। 2020 में कोविड से नुकसान के कारण इसका काम कम हो गया। और 1 टाइगर रिजर्व, 13 वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 संरक्षण आरक्ष मतलब 2 जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं और 1 सामुदायिक आरक्ष जो कम्युनिटी रिजर्व मौजूद है, उनमें ये सब घूमने आए हैं। और दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कैमूर जिले में बनाया जा रहा है। अगला है श्रम, रोजगार तथा कौशल। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार की श्रमिक जनसंख्या का अनुपात पुरुष और महिला दोनों की स्थिति क्या है, तो सबसे कम है। श्रमिक जनसंख्या का अनुपात बिहार में सबसे कम है। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 9.8%, संपूर्ण भारत के औसत 24.6% से काफ़ी कम है। शहरी बिहार में 7.8%, संपूर्ण भारत का औसत है 15.5%, उससे भी कम है। मतलब शहरों में जो आबादी है महिलाओं की, उसमें से कितनी कामकाजी महिलाएं हैं ये बता रहा है। तो भारत में लगभग 24% होती हैं, लेकिन बिहार में 9.8% ही है। पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात तो ग्रामीण बिहार क्षेत्र में संपूर्ण भारत के औसत से 6.5 अंक से कम है और शहरी बिहार में संपूर्ण भारत के औसत 8.5 अंक % से कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 19-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी, जो लगभग 62% है। राष्ट्रीय औसत 46.4% से ज़्यादा। बिहार में जो निर्भर आयु है ना, मतलब किसी पर निर्भरता होती है, जब आप किसी की खुद की आय नहीं होती है या आप निर्भर जनसंख्या में आते हो, जहाँ बचपन वाले जनसंख्या में या तो बुढ़ापे वाले में, तो सर्वाधिक है। लगभग 62% यहाँ पर निर्भरता है अनुपात बिहार का। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। बिहार का जो शहरी भाग है वहाँ पर बेरोजगारी अधिक है ग्रामीण भागों की तुलना में। ऐसा मत समझना ग्रामीण भारत में कोई औद्योगिक क्रांति चल रहा है बिहार में तो इसलिए बेरोजगारी नहीं है। गाँव में भी बेरोजगारी होती है, लेकिन छिपी हुई बेरोजगारी होती है। गाँव के जितने लोग होते हैं सारे चले जाते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गाँव खाली पड़ा रहता तो कहाँ से बेरोजगारी होगी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 19-20 में बिहार में समग्र बेरोजगारी अनुपात 5.7% है। बिहार में बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रमिकों के लिए 6.2%, महिलाओं के लिए 1.8%। क्या हमें याद रखना है? नहीं याद रखना है, नए वाले डेटा जो आते हैं उसको हमें याद रखना है। वर्ष 19-20 में बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वनियोजित थे? तो 59.9% जो थे वो स्वनियोजित थे, मतलब उनका अपना कोई बिजनेस या कारोबार था। 19-20 में बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं श्रमिक स्वनियोजित थी? महिला 51.7%, पुरुष 59.9% स्वनियोजित हैं। अनियमित श्रमिक के रूप में लगी महिला श्रमिकों का अनुपात बिहार में 36.3% है। अनियमित यानी कि आज जा रहे हैं काम करने, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा काम, जो संपूर्ण भारत के औसत 21.9% से 14.4% ज़्यादा है। बिहार में 36% के लगभग में जो श्रमिक हैं महिलाएं वो अनियमित ही हैं। महिला श्रम शक्ति सहभागिता और हर दर देश के सभी राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है, 9.7% ही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 9.8% और शहरी क्षेत्रों के लिए 8.9% ही है। पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.5% है, जिसमें पुरुष की श्रम शक्ति सहभागिता दर 75.1% है और महिला का श्रम शक्ति सहभागिता दर 9.7% है।
बिहार में व्यक्तियों की निर्भरता अनुपात भारत में सर्वाधिक है, 62% अभी हमने पढ़ा। सबसे कम निर्भरता अनुपात देश में कहाँ पर है? तेलंगाना में है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है? यहाँ के यानी कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा देश से बाहर चले जाते हैं, तो सिवान और गोपालगंज। सिवान में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, इसलिए यहाँ के लोग अरेबियन कंट्रीज़ में अधिक जाते हैं, और गोपालगंज भी है। इनमें 2 जिला लगे हुए 2 जिला हैं, इन्हीं में सबसे अधिक है पासपोर्ट की मांग। बिहार में कुल मानव शक्ति जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम बेल्ट्रॉन करता है, बेल्ट्रॉन। अगला है अधिसंरचना एवं संचार। अगला है अधिसंरचना एवं संचार। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, और नोट्स ज़रूर बनाना अपने इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी आपको जहाँ भी लग रहा हो उसका नोट्स ज़रूर बनाना। ये आपको फरवरी तक काम आएगा। जब तक बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं जारी करती है ना बिहार सरकार, तब तक यही इकोनॉमिक सर्वे चलता रहेगा। तो क्या है अधिसंरचना एवं संचार में कि गत दशक 2011 से 2020 के दौरान देश में परिवहन, भंडार और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज हुई है? तो बिहार राज्य में 14.4% की वृद्धि दर्ज हुई है संचार के क्षेत्र में। गत दशक 2011 से 2021 में परिवहन क्षेत्र में 10.7% की उच्च वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, जिसमें वायु परिवहन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि 24% की देखी गई है। वायु परिवहन में एयर से जो हम ट्रैवल करते हैं उसकी बात कर रहा है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। पहला केरल का है और दूसरा पश्चिम बंगाल के है। VVI पॉइंट जरूर याद रखना। 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बिहार में 3086 किलोमीटर के करीब में पथ का घनत्व है। पहला राज्य कौन सा है? केरल है इसमें, दूसरा है पश्चिम बंगाल और तीसरा है अपना बिहार। जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? तो मात्र 1617 किलोमीटर है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है इस मामले में। वर्ष 2015 से 2021 के बीच कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है? तो 45,000 किलोमीटर के ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है वर्ष 2015 से 2021 के बीच में। वर्ष 2006 से 2021 के बीच में बिहार कितना किलोमीटर ग्रामीण पथ नेटवर्क विकसित किया गया है? तो 1 लाख कितना लिखा हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,23,06 किलोमीटर के करीब में 2006 से 2021 के बीच में पिछले इतने वर्षों में विकसित किया गया है। ओके, और पिछले 6 वर्षों में 78.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। सड़कों के मामले में बात कर रहे हैं हम, ग्रामीण पथ नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अगला है कि 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों वाला बिहार पूरे भारत में 10वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? पूरे भारत में 10th पोजीशन आता है पक्की सड़कों के मामले में बिहार का। ओके, अगला है कि 2.91 लाख किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का पूरे भारत में 8वां स्थान है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का 8वां है, पक्की सड़कों में बिहार का 10वां स्थान है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल पर। राष्ट्रीय उच्च पथ NH के संपूर्ण भारत में लंबाई में बिहार का हिस्सा 2021 में 4% के करीब में रह गया है। 4% के करीब में NH के में लंबाई में बिहार का योगदान है। पिछले 5 वर्षों में 16 से 21 के दौरान NH की कुल लंबाई में 1326 किलोमीटर की वार्षिक 1326 किलोमीटर बढ़ी है। सर्वाधिक 127 किलोमीटर समस्तीपुर में NH की लंबाई बढ़ी है। NH की सर्वाधिक बिहार के किस जिले में है लंबाई? तो पटना में है, 506 किलोमीटर के करीब में NH है। NH की सबसे कम लंबाई बिहार के शिवहर जिले में है, 22 किलोमीटर मात्र लंबी है, 22 किलोमीटर। अगला है कि बिहार में NH की कुल लंबाई सितंबर 2021 तक 5,947 किलोमीटर थी। अगला है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा दुनिया के 400 हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डे का कौन सा स्थान है? तो पटना का हवाई अड्डा का स्थान है 86वां। दुनिया के 400 हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डे को 86वां रैंक दिया गया है। बिहार में मार्च 2020 तक कितने डाकघर थे? तो 9.1 हज़ार। बिहार में मार्च 2020 तक रेल मार्गों की लंबाई थी 3794 किलोमीटर, जो देश में 9वां स्थान रखता है। आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी डाउट आ रहा हो कुछ भी कहीं पर, तो मैंने अपना डिटेल भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं जवाब दूंगा आपको समय मिलने पर। पिछले 6 वर्षों में 15 से 21 तक में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 234% के करीब में बिहार में इंटरनेट के ग्राहक बढ़ गए हैं पिछले 6 वर्षों में।
वर्ष 2021 में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 5.5 करोड़ ग्राहक हो गए हैं इंटरनेट के वर्ष 2021 में। बिहार का दूरभाष घनत्व 53.69 है। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व दिल्ली का है 270। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में कितनी कमी आई है? तो लगभग में 13.7% की कमी आई है। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु में कितनी कमी आई है? तो 7% के लगभग में। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया। 2019 के अधिनियम के बाद ही ये था कि जहाँ पर 1000 रुपये फाइन लिया जाता था वहाँ पर 1000 रुपये की जगह 10,000 रुपये फाइन कर दिया गया था। ये आपको याद होगा। अगला है 31 मार्च 2018 तक भारत में 62.16 लाख किलोमीटर से भी अधिक सड़क का नेटवर्क था, जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क था दुनिया में। ओके। अध्याय 7 है ऊर्जा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 20-21 में कितनी हो गई है? तो 350 किलोवाट आवर के आसपास है। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में पिछले 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि हुई है। 72.4% की वृद्धि हुई है पिछले 6 वर्षों में बिजली की खपत में। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बिजली की चरम मांग वर्ष 2020-21 में कितनी हो गई है? तो 5,995 मेगावाट। पिछले 6 वर्षों में 71% की वृद्धि हुई है बिजली की मांग में। अगला है कि वर्ष 2020-21 में बिजली की चरम आपूर्ति 5,932 मेगावाट हुई है। 20-21 में बिहार में बिजली की पूरी खपत कितनी यूनिट हो गई है? तो 3.14 हजार करोड़ यूनिट बिहार में बिजली खपत होती है। बिहार में बिजली की पूरी खपत पिछले 4 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 45% के लगभग में बिजली की खपत पूरे बिहार में वृद्धि हुई है। बिहार राज्य के बिजली की उपलब्धता क्षमता 20-21 में कितनी मेगावाट थी? तो 6,422 मेगावाट थी। 19-20 में 6,073 मेगावाट थी। ओके, अभी 422 मेगावाट हो गई है, बढ़ गई है। बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था के लिए कितनी कंपनियां हैं? तो 2 है। पहला है उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, हम लोग के यहाँ पर ये आता है। दक्षिणी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड आप लोगों के घर पर जो दक्षिणी बिहार से उनके यहाँ ये वाला आता होगा। अगला है कि बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजना के विस्तार का प्रेक्षण का कार्य कौन देखता है? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड देखता है। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। इस 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता 54.3 मेगावाट के करीब में है। अगला है कि बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन सा है? बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण जो है ब्रेडा, वही है इसके लिए अभिकरण। अभी बिहार में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता 2324 में कितनी हो जाएगी? तो 3,258.7 करोड़ यूनिट हो जाएगी 2023-24 में, 23-24 में। ओके, अगले साल का भी है। अगला है कि वर्ष 2020-21 में ऊर्जा की 2,434 करोड़ यूनिट की ज़रूरत थी। अगला है यहाँ पर कि बिहार में बिजली की 169.45 लाख उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट दिया है कि 2019-20 से 20-21 के बीच बिजली खपत में सबसे अधिक वृद्धि बक्सर में दर्ज की गई है। कहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा खपत बक्सर में बढ़ी है। अगला है कि बिहार का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ बिजली खपत पिछले वर्ष से 19-20 से 5% घट गई है। कहाँ पर घट गई है? तो पटना में घट गई है खपत। 23-24 तक बिहार में बिजली कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो 13,029 मेगावाट होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू क्षेत्र में 90.4% रहा। इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ता रहे, जिसकी कुल उपभोक्ताओं की क्षमता 6.3% है। मतलब बिहार में जो कुल बिजली खपत होता है उसमें से घरेलू में 90% के लगभग में खपत हो जाता है, और जो व्यवसाय वगैरह के लिए बिजली का यूज होता है वो लगभग में 6.5% के आसपास है। ग्रामीण विकास पर हम लोग पहुंच गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। एक एक टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार में अगर वीडियो कंप्लीट ना हो तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, देख के जरूर जाना। 3 से 4 क्वेश्चंस आपके यहीं से टकराएंगे एग्जाम में। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में कुल कितने लाख लोग जॉब कार्ड धारक थे? तो 187.5 लाख लोग जॉब कार्ड धारक थे। केंद्र सरकार किस योजना के तहत बिहार में पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है। इसके तहत बिहार में लोगों को, पूरे देश में ही लोगों को अलग अलग राज्यों में पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। अगला दिया हुआ है कि बिहार सरकार के किस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो इस योजना का क्या नाम है जिसमें सोलर लाइट लगाए जाते हैं गाँव में? तो स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव कार्यक्रम इस योजना का नाम है।
अगला है कि लक्ष्य सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है। इस योजना का क्या काम है? स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव देश के बिहार के जितने गांव हैं सब में सोलर लाइट लगवा देना। इस कार्यक्रम के लिए अभिकरणों को सूचीबद्ध बिहार नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण ब्रेडा द्वारा किया जा रहा है। सितंबर 2021 तक जीविका के द्वारा गठन किए गए स्वयं सहायता समूहों में 10.3 लाख महिलाएं काम करती हैं जीविका के तहत। अगला है कि जीविका ने अभी तक राज्य के 245 प्रखंडों में 254 दीदी की पौधशालाओं को स्थापित किया है। जीविका ने मनरेगा के सहयोग से 283 पौधशालाएं स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है। जीविका के तहत आपको पता ही है करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया बिहार सरकार के द्वारा, उसी के तहत ये सब योजनाएं हैं। मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है? तो इसी अभियान के तहत चलाया जा रहा है। ये जो जीविका कार्यक्रम है इसी के तहत चलाया जा रहा है। ओके, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत चलाया जा रहा है। किसके तहत? सॉरी, माय मिस्टेक। मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है? तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ही 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे पूरे बिहार राज्य में। 5 करोड़ जरूर याद रखना। अगला है कि जल जीवन हरियाली मिशन 2020-21 में 21-22 से 5 करोड़ पौधे लगाना है। इस योजना के तर्ज पर जीविकाओं ने हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की है। जीविका ने कौन सा शुरू किया है? हरित जीविका हरित बिहार मिशन। अगला है कि उद्देश्य 21-22 तक 1.5 करोड़ पौधे लगाना है। इसका क्या उद्देश्य है? मिशन 1.5 का 1.5 करोड़ पौधे लगाना है। कब तक? 21-22 ईस्वी तक। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2019 में की थी। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो औरंगाबाद जिला परिषद जो है उसको दिया गया है पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो मोतीपुर ग्राम पंचायत रोसड़ा प्रखंड समस्तीपुर को दिया गया है ये पुरस्कार। अगला है नगर विकास। नगर विकास पर अब सरकार क्या क्या कर रही है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित कर रही है। बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3%, जबकि जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना है? 11.3%। देखो 2011 में जो हमने जनगणना किया ना उसके हिसाब से बिहार में 11-11.5% के आसपास में शहरीकरण है, लेकिन नवीन डेटा के हिसाब से 15.3% के आसपास ही बिहार में शहरीकरण है। अभी भी 15% के आसपास शहरीकरण है, बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित कर दिया गया है। कितने नगर परिषदों का अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है? तो 12 नगर परिषदों के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। नगर पालिकाओं का स्थापना, उत्क्रमण और क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप 284 ग्राम पंचायत पूरी तरह से 205 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। ओके, अगला है कि इस सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2021 तक बिहार में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया गया है? तो 4.1 लाख शौचालय का निर्माण करवाया गया है बिहार में सितंबर 2021 तक। अगला है कि व्यक्ति शौचालय बनवाने के लिए बिहार सरकार व्यक्तिगत बनाने के लिए हर परिवार को 4,000 रुपये की केंद्रीय सहायता के अलावा 8,000 रुपये की सब्सिडी देता है। तो टोटल 12,000 रुपये के करीब में प्रदान किया जाता है शौचालय बनाने के लिए। बिहार में अभी तक कुल कितने केंद्र और वार्ड खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं? 142 शहरी केंद्र हैं बिहार में और 3,367 वार्ड हैं ऐसे बिहार में जो खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, ODF फ्री हो गए हैं बिहार में। पंचायत वेब सीरीज देखा होगा तो ODF का पता चल गया होगा। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर कितना हो गया है? तो 44.3% के आसपास पटना जिले में शहरीकरण का स्तर है और बिहार राज्य का स्तर पर 15.3% हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में शहरीकरण बताइए तो 11.3% ही है अभी तक। ये याद रखना, ये नवीन डेटा है, इसको अभी जब तक जनगणना के आंकड़े पूछेगा तो जनगणना के ही बताना। अगला है बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। वर्ष 2021 में बिहार में प्रमुख बैंकों कुल कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं? तो 270 शाखाएं खोली गई हैं। इसके साथ ही 2021 तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की नई शाखाओं की कुल संख्या 5,450 हो गई है बिहार में टोटल। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2021 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो 41.2% के आसपास में हो गया बिहार का ऋण जमा अनुपात। ये पहले 36% के आसपास था।
संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात कितना है? तो 71.7% है। बिहार के किस एकमात्र जिले का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा? पूर्णिया जिले में ऋण और जमा का जो अनुपात है वो 81.8% है। अगला है कि तमिलनाडु से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश और 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले भी दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा? तो मुंगेर में मात्र 28% है ऋण जमा अनुपात सबसे। तो ऋण जमा अनुपात क्या होता है? सबसे पहले मैं यही बता दूं, ऋण जमा अनुपात क्या होता है? कोई बैंक है ना, इसने कितना ऋण दिया हुआ है और इसके पास कुल कितना अभी जमा राशि है, यानी कि इसके पास कितना कैश है, लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं वो कितना है। इन्हीं दोनों का जब अनुपात निकालते हैं तो वो ऋण जमा अनुपात के रूप में आता है। लोन डिपॉजिट, LON, लोन डिपॉजिट रेशियो, है ना। लोन डिपॉजिट रेशियो जो होता है वही होता है बैंक जमा ऋण जमा अनुपात। इसका ज़्यादा मतलब 100% के आसपास जैसे तमिलनाडु वगैरह का है, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो ज़्यादा लोन डिपॉजिट राशि का परसेंटेज अगर हाई है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर अधिक होता है लोन डिपॉजिट रेशियो, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ के जो बैंक हैं वो त्वरित रूप से तुरंत लिक्विडिटी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकते, कैश ज़्यादा उपलब्ध नहीं करवा सकते। ओके, तो यही चीज़ है। तो बिहार और मुंगेर का सबसे कम है, यानी कि ऋण जमा अनुपात बिहार में मुंगेर का सबसे कम है। अगला है कि वर्ष 2021 में बैंकों ने कितना KCC जारी किया, किसान क्रेडिट कार्ड? तो 2,51,271 क्रेडिट कार्ड जारी किया है। बिहार के बैंकों के बीच सर्वाधिक अनिष्पादित परिसंपत्ति किस बैंकों की थी? तो RRB की थी, RRB। NPA जो होता है बिहार में सबसे अधिक किसका था? तो रूरल रीजनल बैंक जो होता है उन्हीं का था। 2021 में बिहार के समग्र NPA कितना % हो गया है? तो 11.8% के आसपास समग्र NPA हो गया है बिहार का। NPA पता होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब ऋण लेता है कोई उसको चुकाता नहीं है तो वो NPA बदल जाता है। मानव विकास पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 15 से 59 वर्ष का हिस्सा 2021 से के 53.5% से बढ़कर 2036 में 61.4% हो जाएगी। जो कार्यशील जनसंख्या है बिहार में वो बढ़ रही है ना। ये 61.4% के करीब में हो जाएगी 2036 में, और अभी कितना है? तो 53.5% के आसपास। अगला है बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 14 के तुलना में 2014 से 18 में 1 वर्ष वृद्धि हुई है, 1 वर्ष पहले की, है ना। 68.1 वर्ष थी, जो इसमें 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है। पहले 68.1 था, अब 69.1 हो गया है जीवन प्रत्याशा। जन्मकालीन संख्या है। ओके, अगला है कि वर्तमान बिहार के जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 69.1 है। वर्ष 2019 में प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 है। 1000 जीवित प्रसव में 29 मृत्यु अभी भी बिहार में होते हैं, जो कि गलत है। इतना भी नहीं होना चाहिए, केरल वगैरह का इससे भी कम है। 13 से 14 2019-20 के बीच महिलाओं के विकास पर कुल कितना गुना व्यय बढ़ा है? तो 4.5 गुना के करीब में व्यय बढ़ गया है, महिलाओं के विकास पर खर्च बढ़ गया है। 2021 में कुल राज्य बजट में महिलाओं पर व्यय कर हिस्सा 16% था, 16% के आसपास महिलाओं पर व्यय किया गया। 2021 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जैसे जो राज्य का GDP होता है, के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के लिए 3.5% का व्यय किया गया। राज्य के GDP का 3.5% महिलाओं के लिए व्यय किया गया। बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो 12 स्वास्थ्य केंद्र है। बिहार में कोविड टीकाकरण अभियान के लिए गीत क्या था? तो कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। अगला है बिहार में 10 करोड़ कोविड टीके कब पूरे किए गए? तो दिसंबर 2021 में 10 करोड़ कोविड टीके बिहार में लगाए जा चुके थे। राज्य द्वारा चलाए गए टीका एक्सप्रेस क्या था? 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को उनके घर जाकर टीका लगाना टीका एक्सप्रेस था। अगला है कि यह मिशन जून 2021 में शुरू हुआ और प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन 200 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। अगला है अध्याय 12 बाल विकास पर हम लोग पहुंच गए हैं, और थोड़ी देर में आपका इकोनॉमिक सर्वे खत्म हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। इसको 2 बार मिनिमम देखना, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ दिनों में आपके लिए क्वेश्चंस भी ले जाऊंगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। बिहार के कुल आबादी में किशोर और किशोरियों का प्रतिशत 19.8% है। बिहार का हर 5वां व्यक्ति किशोर अवस्था में है। ओके,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष की उम्र के बच्चों को किशोरावय होते हैं। 10 से 19 साल को क्या कहा जाता है? किशोरावय बच्चा कहा जाता है। बिहार में 2021 में 10 से 19 वर्ष वाली किशोरवय आबादी 2.44 करोड़ है। ओके, 2.5 करोड़ के आसपास। सर्वाधिक आबादी तिरहुत प्रमंडल में है और सबसे कम भागलपुर प्रमंडल में इनकी आबादी है बच्चों की। बिहार के कुल 9 प्रमंडल में 4 प्रमंडलों का किशोरवय लिंग अनुपात 854 से अधिक है। जो निम्न है: सारण में 930, मगध में 911, पूर्णिया 871, पटना में 864 है। बच्चों के लिंगानुपात की बात कर रहा है। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 2013-14 में बाल बजट में सभी बाल कल्याण योजनाओं को वित्तीय विवरण शामिल होता है। 2013-14 से शुरू किया गया है इसका। ओके, अगला है कि समेकित बाल विकास योजना बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो ये बिहार के 38 जिलों में चल रही है। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जाता है। जो बच्चों में सुधार होता है उनके लिए वहाँ पर पोषण का ट्रैकर भी लगाया गया है, जो ट्रैक करता है कि बच्चों के पोषण में कितना अधिक वृद्धि हुई है। पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप आधारित एक ऐप है। अगला है बाल विकास का एजेंडा कितने स्तंभों पर आधारित होता है? यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएगा। तो 4 स्तंभों पर आधारित होता है ये। पहला है स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा है शिक्षा और विकास, तीसरा है बाल संरक्षण, चौथा है बाल सहभागिता। इन 4 पर आधारित होता है बाल विकास का एजेंडा। अगला है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो कौन कौन सा है? ठिगनापन, जिसको स्टंटिंग कहा जाता है। उम्र के अनुसार कम लंबाई, देखो गांव घर में होता है, बच्चे की उम्र 15 साल है लेकिन लंबाई कम रहती है। दुबलापन, ऊंचाई के अनुसार कम वजन, लंबाई बढ़ गई है लेकिन वजन बहुत कम है। हल्कापन, अंडरवेट, उम्र के अनुसार कम वजन। इन 3 के आधार पर बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण को मापा जाता है। सर्वाधिक ठिगनापन किस में है? तो सीतामढ़ी जिले में है। सर्वाधिक दुबलापन किस में है? अरवल जिले में है। और सबसे कम पश्चिम चंपारण में है। ठिगनापन सबसे कम कहाँ पर है? तो शिवहर जिले में ठिगनापन सबसे कम है। और सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे कहाँ पर रहते हैं? तो अरवल में रहते हैं। और सबसे कम रहते हैं गोपालगंज में। ओके, अगला है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाएगी? तो 5,000 राशि दी जाएगी 3 किस्तों में। इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थाओं में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपये प्राप्त होता है। कुल 6,000 रुपये के करीब में प्राप्त होते हैं इनको। अगले टॉपिक पर हम लोग पहुंच गए हैं कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितनी हुई है? तो 1385 मिलीमीटर के करीब में वर्षा हुई है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 20-21 में लगभग कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 392 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ओके, 3.92 करोड़ पौधे लगाए हैं। लक्ष्य था 2.5 करोड़ का, लगाए कितने गए? 3.92 करोड़। वर्ष 2021 में मृदा एवं नमी संरक्षण के कार्य के तहत कितने हेक्टेयर वन क्षेत्रों को उपचारित किया गया है? तो 4036 हेक्टेयर वन क्षेत्रों को उपचारित किया गया है मृदा संरक्षण के तहत। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में कितने सतत परिवेश वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की है? तो 5 केंद्रों की स्थापना बिहार में की गई है। गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में एक सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की गई है। बिहार में कुल 24 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कितनी? तो 24 की जाएगी टोटल। अगला है पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए किस डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है? तो स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन कब किया गया? तो 26 मार्च 2021 ईस्वी को। राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत किए गए हैं? 176.18 करोड़ रुपये राशि दिया है राज्य सरकार ने। अगला है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में बाढ़ के कारण राज्य के कुल कितने जिले प्रभावित हुए थे? तो राज्य के 19 जिले प्रभावित हुए थे 2021 में। कोविड-19 के कारण हर मृत व्यक्ति के परिवार को कितना रुपया अनुकृपा भुगतान की गई है? तो 4 लाख रुपया की भुगतान किया गया है बच्चों मृतक परिवारों को। अगला है कि इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजनों को राज्य आपदा कोष से कितना रुपया भुगतान करने का निर्णय लिया गया है? तो 50,000 रुपया भुगतान किया जाएगा इस 4 लाख के अलावा।
बिहार में अधिकांश बारिश किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग में 83% के करीब में वर्षा होती है। शेष बारिश कहाँ से होती है? तो उत्तर पश्चिम मानसून से, जिससे 16.3% के करीब में वर्षा होती है। बिहार में 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है? तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा 2765 मिलीमीटर के करीब में हुई है। वर्ष 2020 में द्वितीय सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सुपौल रहा है और वह सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल रहा है 2020 में। विगत 5 वर्षों में 16-17 से 20-21 में बिहार के जीएसडीपी में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का लगभग कितना परसेंट रहा है? तो 1.5% के करीब में इनका जीएसडीपी में वन से जो लकड़ियां और काष्ठ के प्रोडक्ट होते हैं उनका योगदान रहा है हमारे जीडीपी में। बिहार 2019 में सर्वाधिक 5.52 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे भारत के कुल कार्बन का कितना परसेंट था? तो 0.8% के करीब में बिहार में कार्बन स्टॉक है पूरे भारत का। कार्बन स्टॉक क्या होता है? जो वायुमंडल में कार्बन है उनको स्टॉक करके रख लेना, जिससे प्रदूषण कम होता है। किसके फॉर्म में? पेड़ पौधों के फॉर्म में, घास के फॉर्म में या अलग अलग किसी भी फॉर्म में जो कार्बन जमा होते रहते हैं उन्हीं को कार्बन स्टॉक कहा जाता है। अगला है सबसे अधिक कार्बन स्टॉक मृदागत जैव कार्बन के रूप में है, जिसका अकेले 61.4% हिस्सा है। मृदा में जो कार्बन होते हैं उन्हीं में सबसे अधिक है। कितना परसेंट है? 61% के आसपास मृदा में कार्बन के रूप में मौजूद है बिहार में 2021 में प्रमंडलों के बीच आग लगने के सर्वाधिक 162 घटनाएं दर्ज की गई थी, तो मुंगेर प्रमंडल में सबसे अधिक दर्ज की गई थी। ओके, अगले पे पहुंच गए हम लोग कि बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो 2020 में की गई है नम भूमि बोर्ड की। 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले कुल कितने नम भूमियों को बिहार में चिन्हित किया गया है? तो 28 नम भूमियों को चिन्हित किया गया है। बेगूसराय जिले में कांवरताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित किया गया है। कांवरताल जो है वेटलैंड की बात कर रहा है, नम भूमि नहीं समझोगे, वेटलैंड समझ गए होगे। वेटलैंड को 38वें रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। ओके, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2021-22 से 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नवंबर 2021 तक 3.88 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। बिहार के राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर कभी ज़मीन में फैला हुआ है। यहाँ 5 जंगली पशु प्रजाति हैं, शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जमुई में किया गया है। कहाँ पर? जमुई में किया गया है। राज्य का पहला रबर डैम, गया की लंबाई 400 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर। रबर डैम उसी गया में जो नदी बहती है फल्गु नदी, उसी पर बनाया गया है। 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में हुई है, लेकिन वित्त वर्ष 21-22 में इसके सितंबर 2021 तक सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी चंपारण में दर्ज की गई है। इसको भी जरूर ध्यान रखना। पिछले 5 वर्षों में 16 से 20 किस वर्ष बिजली गिरने सर्वाधिक मौत हुई है? 2020 में लगभग में 459 लोग बिजली गिरने के कारण बिहार में मौत हो गई। विविध दिया हुआ है, छोटा सा ही है। जल जीवन हरियाली मिशन प्रत्येक माह के मंगलवार को। शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल। प्रतिबंध दिवस शराब नहीं सेवन करना 26 नवंबर को मनाया जाता है। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है बिहार पृथ्वी दिवस। विभिन्न जिलों का बिहार में सर्वोच्च स्थान। तो गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा टॉप पर है गुड गवर्नेंस की रैंकिंग में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना के क्रियान्वयन में मधुबनी टॉप पर है डिजिटल साक्षरता के मामले में। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के मामले में सुपौल टॉप पर है। पीएम आवास मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाने में भोजपुर टॉप पर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा टॉप पर है। पोस्ट पेमेंट बैंक जो शुरू किया गया पोस्ट ऑफिस से बैंक, उसके लिए। ग्राम उजाला योजना मार्च 2021 में शुरू की गई, भोजपुर जिले से शुरू की गई थी। जरूरी ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में। गरीब कल्याण रोजगार योजना जून 2021 में तेल्हारा गांव खगड़िया से शुरुआत किया गया इसका। और अगला है समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया मोतिहारी पूर्वी चंपारण से। तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक सर्वे मैंने लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर दिया है इस बुक से। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर देना। लाइन बाय लाइन पढ़ाना इतना आसान भी नहीं होता समझा के। ओके, तो चलो, थैंक यू सो मच।